गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 वर्नर सिद्धांत। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 वर्नर सिद्धांत। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें कि उपसे संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम पढ़ाए जा रहे थे, नाम बनाने की विधियां और नाम से सूत्र पढ़ाए जा रहे थे, है ना। आज आप पढ़ने जा रहे हैं उपसे संयोगी यौगिकों की संरचना से संबंधित वर्नर का सिद्धांत। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है वर्नर का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। ठीक है ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। इनके अनुसार यानी इन्होंने क्या बताया कि उपसे संयोजी यौगिकों में क्या संरचना होती है, क्या आगे का वर्णन है। ठीक है ना। उनकी संरचना के बारे में क्या इन्होंने बताया उसकी डिटेल आज करते हैं। तो इनके अनुसार ये सिद्धांत जो है मुख्य निम्न बातों पर आधारित है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर ये सिद्धांत डिपेंड करता है। तो नंबर 1 पर चलते हैं कि उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। उपसे संयोजी यौगिकों में यानी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं जटिल यौगिकों में, या फिर कह सकते हैं संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। उपसे संयोजी यौगिकों में जो सेंट्रल मेटल होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6, है ना। अगर यहाँ की बात करते हैं तो जो Fe है हमारा, वो केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये Fe जो है दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। नंबर ए नंबर प्राथमिक संयोजकता, और बी नंबर पे होती है द्वितीयक संयोजकता। यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। ठीक है ना। अब प्राथमिक संयोजकता क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, नंबर 1 हो चुका, नंबर 2 प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। ठीक है ना। अर्थात आयनों से बनी होती है। जो प्राथमिक संयोजकता है आयनिक होती है। इसे बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं।
प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनिक होती है, आयनों से बनकर बनी होती है और इसे हम बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है। यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है, यानी ऋणायन से संतुष्ट होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए कि FeNH3 का होल 6 और Cl3 ले लिया, तो जो हमारा Cl है ये ऋणात्मक आयनिक है, ऋणात्मक आयन है और इसी से प्राथमिक संयोजकता संयोग करती है और इसे हम बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 पर चलते हैं। समझ में आया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक होती है और इसे हम डॉट डॉट रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं और ये ऋणायन से ही पूरी होती है, ठीक है ना, ऋणायन से ही संतुष्ट होती है। नंबर 3 की बात करते हैं। द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजकता होती है। द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजकता होती है। इसे सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह लिगेंड से संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उपसय संयोजक संख्या के बराबर होती है, यानी द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उपसय संयोजकता संख्या होती है। जितनी उपसय संयोजक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतनी ही उसकी द्वितीयक संयोजकता होगी। इसे सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह लिगेंड से संतुष्ट होती है ना। प्राथमिक ऋणायन से होती है और द्वितीयक जो है वो लिगेंड से होती है। अब लिगेंड हमारा बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है और ऋणायनिक भाग बड़े ब्रैकेट से बाहर होता है, ठीक है ना। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी भाग होगा केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर सब लिगेंड होगा और उसी लिगेंड की सहायता से द्वितीयक संयोजकता संपूर्ण होती है, संतुष्ट होती है, ठीक है ना। अगला नंबर चलते हैं। नंबर 4 है प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं संतुष्ट करती है। प्रत्येक धातु परमाणु यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो है अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करती है, प्राथमिक को भी और द्वितीयक को भी, ठीक है ना। प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट कर देती है, प्राथमिक भी और द्वितीयक, ठीक है ना। नंबर 5 पर चलते हैं। प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता
प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता उपसय संयोजन संख्या द्वारा निश्चित होती है। प्रत्येक धातु परमाणु की जो द्वितीयक संयोजकता है वो उपसय संयोजन संख्या द्वारा निश्चित होती है। अर्थात किसी यौगिक की उपसय संयोजन केंद्रीय धातु परमाणु की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है उस पर डिपेंड करती है, उसी के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात जितनी उपसय संयोजन संख्या होगी उसकी द्वितीयक संयोजकता भी उतनी ही होगी। आइए में नंबर 6 पर चलते हैं। द्वितीयक संयोजकता संकुल यौगिक की यानी जटिल यौगिक की या कहते हैं उपसय संयोजन यौगिक की संकुल यौगिक की ज्यामितीय निर्धारित करती है, ज्यामितीय निर्धारित करती है। ठीक है ना। द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो संकुल यौगिक की ज्यामितीय का निर्धारण करती है कि उसकी ज्यामिति क्या है। ठीक है ना। आइए में द्वितीयक संयोजकता उसकी ज्यामिति को निर्धारित करती है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल है, तो इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए हमने ये 3 पॉइंट साफ कर दिए, क्योंकि बाकी के 3 पॉइंट्स को हम समझाते हैं और ऐसे ही बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं CO NH3 का होल 6 Cl3। ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और इसकी हम संरचना बनाने जा रहे हैं। संकुल यौगिक है, जटिल यौगिक है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु CO है। तो हम क्या करेंगे, संरचना में CO को सेंटर में डाल देंगे और इसकी प्राथमिक संयोजकता ये रहती है। कौन पूरा करेगा, ऋणात्मक भाग पूरा करेगा, Cl पूरा करेगा, है ना। तो यहाँ पर Cl और Cl ये ले लिया। इसको हमें बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित करना है। ठीक है ना। ये हो गई बिंदुदार रेखाएं, ये प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करती हैं। और अब चलते हैं जो द्वितीयक संयोजकता आपने लिखा था, केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, तो आयन कौन बनता है ये। अगर हम इस यौगिक को जल में घोलेंगे तो आयन में कौन टूटेगा, Cl। बाद बाकी कोई भी भाग, ये वाला भाग आयनों में नहीं टूटता, पीछे की वीडियोस में पढ़ाया जा चुका है ना। हम चलते हैं, कह रहा है इसे बिंदुदार रेखाओं से, तो हमने डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर दिया। अब चलना है NH3। ठीक है ना। संकुल यौगिक के बारे में चलते हैं, या ऐसा करो पहले इसको नहीं बाद में इसको लिख लेते हैं। पहले हम जटिल यौगिक की संरचना देख लेते हैं, CONH3 की संरचना देख लेते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता Cl C। ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पर, द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करना है। तो द्वितीयक संयोजकता में लिगेंड कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। तो NH3 ठीक है ना। इस तरह से हमें जोड़ना है। अब एक चीज और देखना है कि NH3 हो गया और NH3 ठीक है ना। इस यौगिक की संरचना में देखते हुए हम क्या निर्धारित करते हैं कि हमें एक चीज निर्धारित करना होगा कि जो लिगेंड है, दाता परमाणु होता है, ये बॉन्ड उससे जुड़ना चाहिए। मतलब कि हम NH3 को
थोड़ी देर के लिए H3n लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? H3n, क्योंकि ये जो रेखा है, संयोजकता की जो लाइन है, उसे हम n से ही जोड़ेंगे। ठीक है ना, n से ही जुड़ना चाहिए और किसी परमाणु से नहीं जुड़ना चाहिए। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनकर आएगी। ठीक है ना, ये हो जाएगी उपसर्ग संयोजन यौगिक में की संरचना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आया समझ में? अब एक एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं आगे की क्वेश्चंस के लिए। क्या है, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन है COCl3 into 6H2 COCl3 into 5H2 COCl3 into 4H2 COCl3 into 3H2। ठीक है, की अभिक्रिया AgNO3 से कराने पर की अभिक्रिया AgNO3 से कराने पर, यानी सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर क्रमशः 3, 2, 1 और 0, 3, 2, 1 और 0 AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो वर्नर सिद्धांत के अनुसार, तो वर्नर सिद्धांत के अनुसार इसकी संरचना दीजिए। ये हमारा प्रश्न है, वर्नर सिद्धांत के अनुसार इसकी संरचना दीजिए। ठीक है ना, तो इसे हमें सॉल्व करना है कि क्वेश्चन दिया गया है COCl3 into 6H2, COCl3 into 5H2, COCl3 into 4H2 और COCl3 into 3H2 की अभिक्रिया अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो क्रमशः 3, 2, 1 और 0 AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो वर्नर सिद्धांत के अनुसार इसकी संरचना दीजिए। ठीक है ना, तो हम चलते हैं कहां पर कि अगर हम ठीक है, अगर हम इसमें चलते हैं, बात करें कि COCl3 की, तो देखिए कैसे हमारी संरचना बनेगी। सभी नंबर 1 चल रहे हैं। COCl3 into 6H2, इसकी क्रिया हम करवाते हैं AgNO3 से। किससे करवाते हैं? AgNO3 से क्रिया करवाते हैं। तो ये बनता क्या है, उसने कहा कि 3 क्रमशः, यानी अगर इसकी क्रिया हम इससे करवाते हैं AgNO3 से इसकी क्रिया, तो 3 AgCl निकलते हैं, यानी कि 3 AgCl। Cl के तीनों भाग चले गए, कहां पर? Ag के साथ में चले जाते हैं। तो यौगिक क्या बचा होगा? बचा होगा CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2। ये हमारे पास संरचना अभिक्रिया बनती है। ठीक है ना, अब जब ये हमारी अभिक्रिया बनती है, ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया हो जाती है। अब हम इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इस आधार पर अगर हम इसकी संरचना बनाना चाहें तो देखिए क्या होगा, CO इंटू H2O का होल 6। ठीक है, और ये तो बाहर चला जाता है ना, ये कहां पर गया? AgCl के साथ, Ag के साथ चला जाता है, तो Cl3 बाहर हो जाएगा। अब बाहर वही जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? बाहर वही जाएगा जो आयनिक भाग होगा।
ठीक है ना। तो ये Cl3 जो है हमारा यहाँ पर चला जाएगा और इसका सूत्र जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी संरचना की बात करें तो देखिए संरचना अगर हम इसकी बनाते हैं तो क्या बनती है, सेंटर में CO बैठा लेना है और Cl जोड़ना है। प्राथमिक संयोजकता कितनी है, 3 है, तो प्राथमिक संयोजकता को हम 3 भाग में लिखेंगे, यानी 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। अब हमारे पास बनता है लिगेंड भाग। क्या बनता है, लिगेंड भाग। तो लिगेंड भाग को हम कैसे जोड़ेंगे, H2O OH2 लिखेंगे। जैसा मैंने बताया था ना, क्या करना है आपको कि दाता परमाणु के साथ में जोड़ना है H2O। बॉन्ड जो है हमारा किसके साथ लगना चाहिए, दाता परमाणु के साथ लगना चाहिए, ठीक है ना। OH2 एंड H2, ये हमारी संरचना बन जाएगी। केवल इस यौगिक के बारे में भी बताया गया है, प्राथमिक यौगिक के बारे में, ठीक है ना। अब नंबर 2 की बात करें, ठीक, तो नंबर 2 के आधार पर अगर हम चलते हैं, नंबर 2 है, ये प्राथमिक पॉइंट हो गए, संरचना हो जाती है। नंबर 2 पे अगर हम COCl3 इंटू 5H2O की बात करते हैं, इसकी क्रिया हम करवाते हैं किससे, AgNO3 से। तो जब हम इसकी क्रिया AgNO3 से करवाते हैं तो क्रमशः में देखिए, अब इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं AgNO3 से, तो यहाँ पर 2 भाग निकलते हैं। कितने निकलते हैं, यानी कि 2AgCl और प्लस ये हो जाएगा CONO3 का, ठीक है ना, CONO3 होल ट्वाइस इंटू 5H2, ठीक है ना। और ये सॉरी यहाँ पर थ्राइस, ठीक है ना। ये क्रिया हमारी होती है A2AgCl प्लस CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 5H2। अब देखिए यहाँ पर Cl के कितने भाग निकल गए, 2 भाग निकले, है ना। और जबकि यहाँ पर कितने थे, 3। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी, सूत्र बनेगा CO इंटू Cl और H2O का होल 5, ठीक है ना, H2O का होल 5, क्लियर हुआ। और यहाँ पर हो जाएगा Cl2, क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका अणु सूत्र बना। अब अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, ये देखिएगा, ये तो अणु सूत्र हो गया। CO को सेंटर में बैठा लेंगे, ठीक। 2 Cl हमारे बाहर है, अर्थात आयनिक भाग में है, तो Cl, वैसे कि हमारे पास आयनिक भाग कितने हैं, 3 ऋण आयनिक भाग है, तो तीनों संयोजकताओं को हम कुछ इस प्रकार से ही जोड़ देंगे, Cl एंड Cl, ठीक है ना। ये Cl जोड़ा। आपको पता है कि आयनिक भाग की संयोजकता को बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित करना है। अब हमारे पास H2O कितने बचते हैं, 5, यानी कि H2O 1 2 3 4 और OH2, ठीक है ना, OH2। अब समस्या एक आ जाती है कि भैया अंदर जो है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की जो अंदर है बड़े ब्रैकेट से अंदर, वहां पर 6 भाग हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 संयोजकता पूरी होती है, जिसे 6 करना है। अब हमारा जो ये Cl है, ये वाला जो Cl है, वो आयनिक भाग भी पूरा करेगा और लिगेंड के साथ भी कार्य करेगा, दोनों काम करेगा। तो यहाँ पर किसी एक Cl को हम दोनों से जोड़ देंगे, डॉट लाइन से भी जुड़ेगा और सीधी रेखा से भी जुड़ेगा। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला Cl अंदर है जो लिगेंड की भांति भी कार्य कर रहा है, अर्थात द्वितीयक संयोजकता को भी पूरी करता है और प्राथमिक को भी पूरी करेगा। आया समझ में। तो इस तरह से आपके ये 2 एग्जाम्पल पूरे हुए। अब हमें इसकी 3 वाले की क्रिया करानी है, तो अभी हम इसको साफ करते हैं। इनको नोट कर लिया होगा आपने। अब अगर हम चलते हैं
थर्ड नंबर पे कि COCl3 इंटू 4H2O और प्लस क्रिया करानी है सिल्वर नाइट्रेट से, तो एक भाग बाहर आता है ये वाला, मतलब कि एक AgCl प्राप्त होगा प्लस CONO3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा CONO3 अब ये होगा COCl NO3 इंटू 4H2, है ना। ये यहाँ पर एक ही AgCl प्राप्त होता है, तो इसके दो भाग अंदर रहेंगे और एक भाग बाहर जाएगा, यानी ये बनेगा COCl2 और H2O का होल 4 और एक भाग Cl बाहर हो जाएगा। अब अगर हम इसकी संरचना बनाएं, क्या बनाते हैं संरचना, तो देखिए क्या होगा, CO को सेंटर में बैठाना होगा, Cl हमारा प्राथमिक संयोजकताओं को पूरा करता है, Cl जो है वो प्राथमिक संयोजकताओं को पूरा करता है, और H2O हमारे पास कितने हैं 4, यानी कि H2O Cl H2O ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दे OH2, क्योंकि रेखा जो है वो दाता परमाणु से ही जुड़नी चाहिए। किससे जुड़नी चाहिए? दाता से। अब इसकी संयोजन संख्या 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, जबकि 1 2 3 4 यानी द्वितीयक संयोजकता 4 ही पूरी हो रही है। कितनी पूरी हो रही है? 4। तो जो ये दो Cl हैं, ये दो Cl हमारे जो हैं, ये दोनों Cl प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं दोनों को पूरा करते हैं, ठीक है ना। किसको किसको? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को पूरा करेंगे, तो इन्हें कुल मिलाकर कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है ना। डॉटेड लाइन से भी और सीधी लाइन से भी, दोनों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, हमारा ये एक यौगिक बन गया, और अब हमारा लास्ट है यानी कि चौथा भाग, उसकी क्रिया करवानी है हमें। COCl3 इंटू 3H2O की क्रिया करवाते हैं AgNO3 से, तो नो रिएक्शन क्योंकि यहाँ 0 भाग प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो रहा है? 0 भाग प्राप्त होता है। तो इसकी जो सूत्र बनेगा, जैसे इसका सूत्र ये वाला बना था, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा? COCl3 H2O का होल थ्राइस, ये भाग, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम संरचना बनाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। CO को हमने सेंटर पे बैठा दिया। अब 3 प्राथमिक संयोजकताएं हैं जो कि Cl पूरी करेगा, Cl, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 लिगेंड हैं, H2O, OH2, H2, ठीक है ना, H2। ये इस तरह से हमारी प्राथमिक संयोजकताएं पूरी होंगी, और ये द्वितीय। ठीक। अब क्योंकि द्वितीयक संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 होनी चाहिए। तो 6 होने के लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा Cl है, ये तीनों Cl प्राथमिक को भी पूरा करेंगे और द्वितीयक संयोजकता को भी पूरा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न, जो एग्जाम्पल था कि इस यौगिक की संरचनाएं बर्नर सिद्धांत के अनुसार बतानी है। तो ये आपके बर्नर सिद्धांत के अनुसार संरचनाएं हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में केवल बर्नर सिद्धांत ही, आगे का टॉपिक जो भी होगा वो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।